जुड़े हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। ये इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप बाइंग कर रहे हैं या फिर एक बड़े मार्केट कोलैप्स का रिस्क है आपको और साइडलाइंस पे रहेंगे, कैश रेस करेंगे? सबसे पहले तो इसी को एड्रेस करते हैं। नमस्कार अनुज जी, धन्यवाद इस बुलाने के लिए। देखिए, जहाँ तक इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करूँ तो एक्सेप्ट क्रूड बाकी कोई मैक्रो इकोनॉमिक ऐसा सिनेरियो नहीं है जहाँ पर कि इंडियन मार्केट को कोई तकलीफ हो। बट क्रूड एक बहुत बड़ा वेरिएबल है और जिस हिसाब से क्रूड का वॉलेटिलिटी देखा है हमने, उस हिसाब से स्ट्रक्चरली एकदम कॉल लेना आसान है, बट नियर टर्म में कॉल लेना मुश्किल है। तो मेरा ख्याल से यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो फरवरी के मंथ में जैसे जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे थे, मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ ले रहा था, बिकॉज रिजल्ट्स ब्रॉडली बेटर होते जा रहे थे कंपेयर टू लास्ट 4-5 क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो। बट ये नियर टर्म में जो भी इम्पैक्ट आया है ईरान और इसराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको मार्केट रिटर्न्स में दिखा है। मेरे ख्याल से अगर क्रूड यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है और ये लेवल या इससे नीचे की तरफ जाता है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव बायस बनता है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इंक्रीमेंटल बाइंग करते जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे मिड एंड स्मॉल कैप जो स्पेस है वहां पर वैल्यूएशन धीरे धीरे अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। ओके। अच्छा राकेश जी, मतलब अगर आप देखें वॉर के चलते वो स्पेस जो 2-3 बहुत स्ट्रांग थे, आई मीन जिनमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर आपको नाम नज़र आएगा पीएसयू बैंक्स का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आईसीआईसीआई बैंक को। आप कैसे रीड कर रहे हैं बैंकों में? क्या इस रिट्रेसमेंट जो कि ऊपर से करीब करीब 8 से 9% का हो चुका है, अब क्या एंट्री लेनी चाहिए? ये बिल्कुल जैसा मैंने बोला, बैंकों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अगर अगर क्रूड पे हमारा व्यू स्टेबिलिटी का लेकर है, अगर लॉन्गर टर्म में या मीडियम टर्म में भी, तो जो रिस्क एक बैंकों में आ रहा था जो हायर क्रूड को लेकर था कि यहाँ से इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है, जो हम कंटिन्यूअसली डिक्लाइन की तरफ देख रहे थे, उसमें एक रिस्क बनता है कि वो शायद बढ़ने लगेंगे और उसका इम्पैक्ट बैंकों को ज्यादा पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर वैसा व्यू नहीं है तो आप स्ट्रक्चरली देखें तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो जो करीब 8-9% हुआ करती थी, वो अभी 13-14% पे आ चुकी है ऑलरेडी। और जितना भी हमारा रेट कट का जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी हमने प्राइसिंग कर लिया। यहाँ से डिपॉजिट में थोड़ा प्राइस होना बाकी है, तो मार्जिन्स में थोड़ा व्यू पॉजिटिव है, ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो इनवेरिएबली वो या तो अपना मार्केट शेयर डिफेंड कर रहे हैं या धीरे धीरे गेन कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, जो कि अपने आप में पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से बैंकों को देखा जाए तो हम लोग पॉजिटिवली बायस्ड हैं। ऑलमोस्ट 30% ऑफ आवर पोर्टफोलियो जो है वो बीएफएसआई में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ओके, ये होगी बैंकों की बात, लेकिन एक वो स्पेस जो अभी भी राकेश जी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फार्मा को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। एक सेंस ऑफ, अगर आप देखें, सिक्योरिटी और डाउनसाइड का रिस्क कम और स्ट्रेंथ भी विजिबल है। आई मीन फार्मा में और हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपका विजन क्या है यहाँ पर? क्या सोच है आपकी इस वक्त? देखिए, फार्मा की बात करें तो यूएस जेनरिक या एक्सपोर्ट मार्केट जो है हमारा, वो रीजनेबली बड़ा है फार्मा कंपनीज के लिए। और जिस हिसाब से यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट हुआ है, हम 92 के आसपास पहुंच गए, उससे थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट मिलता है इन सब फार्मा कंपनीज को, तो उसको लेकर मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव बायस ऑलरेडी बन रहा है। और धीरे धीरे जो हमने जैसे यूएस के साथ में जो एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज किया था, उसमें ऐसा दिख रहा था कि हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट जो टैरिफ को लेकर है वो उतना नेगेटिव नहीं रहने वाला है जो पहले एनविसाज या चल रहा था। तो उसको उसके हिसाब से फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है जहां थोड़ा सा मार्जिन टेलविंड भी मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग उसमें पॉजिटिव बायस्ड है। जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, स्टॉक्स ऑलरेडी काफी करेक्ट हुए हैं कुछ केसेस के अंदर। और वहां पर ये डोमेस्टिक स्टोरी है, वहां दूसरा किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ वैल्यूएशन को लेके एक कंसर्न था। वैल्यूएशन अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव होने लगे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए
बैड एडिशंस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी धीरे धीरे लिस्टेड स्पेस में भी बढ़ रही है, तो हमको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए उस स्पेस में। बट ओवरऑल जेनरिक फार्मा और एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर जो फार्मा कंपनीज है उनको शायद यूएसडी आईएनआर का बेनिफिट डेफिनेटली मिले। ओके, ये आज डिक्सन 10% ऊपर है। ऑब्वियसली जो चाइना वाली न्यूज़ आई उसका भी थोड़ा एक इंक्रीमेंटल पॉजिटिव यहाँ रहा होगा, लेकिन ईएमएस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं इस समय, और क्या आप यहाँ पर बाइंग करेंगे? ईएमएस आई थिंक थोड़ा अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है मेरे हिसाब से। न सिर्फ कि इंडियन कंजम्पशन को लेकर इसमें बड़ा पॉजिटिवनेस है, जहाँ मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा इसमें ड्राइवर है इस ग्रोथ को लेकर, बट बहुत सारे केसेस के अंदर इंडिया एक एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग इम्प्रूव होता जा रहा है। तो अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजी, उसमें हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है। वहां पर डिस्पाइट कि उनके केस में करीब 50% बिजनेस जो है वो यूएस से आता है, और पिछले एक साल में करीब 50% टैरिफ रेट चल रहा था उसके अंदर, फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है। तो अगर ये टैरिफ जो है ये नॉर्मलाइज 18-19% पे होगा तो वहां पर इन कंपनीज की अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में अनुज जी जो ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज्यादा लेबर डिपेंडेंट है, और ग्लोबली अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो लेबर कॉस्ट और लेबर इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। तो वहां पर इंडिया एज ए गुड सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन दिखता है, और जिस हिसाब से यूएसडी आईएनआर या करेंसी मूव होती है उस हिसाब से इंडियन कॉस्ट और थोड़ी अट्रैक्टिव होती जा रही है। तो ये से जो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बायस लेके चल रहे हैं, और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिसेंटली हमने चालू किया है, बिकॉज स्टॉक्स ऑल्सो लेवल से बहुत करेक्ट हो चुके हैं। अगर आप हाई से देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक करीब 40-50% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो ये अभी भी एक्सपेंसिव है अगर आप मार्केट के संदर्भ में देखें, मगर अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, तो वैल्यूएशन थोड़ा जस्टिफाई हो जाता है। अच्छा राकेश जी, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक। कैपिटल गुड्स बहुत कमांडिंग पोजीशन में हाँ है। एलएनटी को शायद इमीडिएटली बाजार थोड़ा सा पनिश करे कंसिडरिंग देयर एक्सपोजर इन मिडिल ईस्ट, बट ओवरऑल अगर आप सिमंस को देखिए, केमिंस को देखिए, बहुत प्रॉमिसिंग प्राइस बिहेवियर था इनका। आपका टेक इस पर क्या है? अपने पोर्टफोलियो का कितना अंश दें इस वक्त इस पूरे स्पेस को? हम लोग काफी टाइम से कैप गुड्स में अगर आप देखेंगे तो पावर या पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड स्पेस को लेकर पॉजिटिव ऑलरेडी थे, बिकॉज वो एक अच्छा स्ट्रक्चरल स्टोरी लग रहा है हमको, न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला है कि कुछ हद तक मिडिल ईस्ट एक्सपोजर जिन जिन कंपनीज का, उसमें शायद थोड़ा सा एग्जीक्यूशन को लेकर एक रिस्क दिखेगा नियर टर्म के अंदर, बट ये स्पेस अभी भी हमको काफी पॉजिटिव लगता है। कंपनीज लाइक सीमेंस एनर्जी, हिताची एनर्जी, टेक्नो इलेक्ट्रिक, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, ये सारे हमारे ऑलरेडी एक्सपोजर है इन कंपनीज में। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर इंक्रीमेंटली, जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे ईएमएस एज ए स्पेस को लेकर, जहां लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी हमको लगती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम जो है ये इंडिया में धीरे धीरे कैचअप होगा। तो कैपिटल गुड्स एज ए स्पेस जो है वो उसी संदर्भ में एक डेरिवेटिव है खेलने के लिए, तो उस पर हमको पॉजिटिवनेस ठीक लगती है। हमारा एक्सपोजर ऑलरेडी इसमें काफी है। मुझे लगता है 15% ऑफ पोर्टफोलियो नंबर 2 ये मेरा पर्सनल रहा है, ये रिकमेंडेशन है। ओके, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे और अपने पोर्टफोलियो में कितना अंश देना चाहिए इसको लेकर आपने खुल के टिप्पणी करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।